नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? बहुत बहुत स्वागत सारे लोगों का। देखिए, हम लोग आज सीधे सीधे बैच में यह क्लास कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने चोल काल के अंतर्गत बात किया था, चोल प्रशासन के संदर्भ में। और चोल प्रशासन के अंतर्गत यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा निकल करके आता है, विशेष रूप से राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुल दो सब टॉपिक्स निकल करके आते हैं। एक तो सीधे सीधे राजस्व व्यवस्था, और चूंकि राजस्व व्यवस्था का सीधा सीधा संबंध है भूमि से, या कुछ भूमि के अलावा जो राजस्व के अन्य स्रोत हो सकते हैं उनसे, तो इसमें कुल दो सब टॉपिक्स निकल करके आते हैं कि करों की क्या व्यवस्था रही, और जो सीधे सीधे किसी भी राज्य की राजतंत्र में किसी भी राज्य की आय का जो सबसे प्रमुख साधन होता है, जिसे हम लोग भू राजस्व कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की भूमि, विभिन्न प्रकार की भूमियों के अंतर्गत भू राजस्व की क्या स्थिति रही, इसके अलावा भू राजस्व के अलावा जो अन्य तमाम प्रकार के कर हैं उनकी क्या स्थिति है। तो आज इस क्लास में चोल राजतंत्र के अंतर्गत हम लोग इन मुद्दों पर जानने का कार्य करेंगे। यह टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और लगातार जिन लोगों ने भी पहले पेपर दिया होगा या पेपर देखा होगा पहले पूछे हुए, उनको इस बात की जानकारी होगी कि यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे आपको तथ्य देखने को मिलेंगे। तो न सिर्फ आप क्लास को देखें बल्कि शॉर्ट में उन सारे जो भी तथ्य हैं उनको नोट भी करें, क्योंकि एक बार लिख लेने पर ही ऐसा नहीं होगा कि वो सारी चीजें आपको याद हो जाए। तथ्य बहुत सारे अभी निकल करके आएंगे जैसे जैसे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जब हम लोग चोल काल के भूमि राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं ना, आवाज स्पष्ट हो रही है? एक बार बताएं। हाँ, चले। जब हम लोग बात करते हैं चोल काल के भूमि और राजस्व व्यवस्था की, तो कुछ सामान्य सी बातें हैं जो कि निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना। पहले तो ये कि यह जो चोल काल है, चोल काल में सर्वाधिक आय का स्रोत क्या है? आय का स्रोत, आधारभूत बातों से आगे बढ़ते हैं। जब सर्वाधिक आय के स्रोत की हम लोग बात करते हैं तो दो प्रकार की बातें यहां पे देखने को मिलती हैं। चोल काल के आय का सर्वाधिक स्रोत जो है वह भू राजस्व है। निश्चित रूप से किसी भी राजतंत्र में यह तथ्य निकल करके आता है, भू राजस्व। क्या भू राजस्व के अलावा भी कुछ जानकारियां हैं किताबों में? तो निश्चित रूप से हाँ हैं। चोल काल की आय का सबसे प्रमुख साधन भू राजस्व है, और भू राजस्व के बाद अगला नंबर जो आता है, जो किताबों में लिखा हुआ है, भवन है। अर्थात भवन से जुड़े हुए, चाहे निर्माण से जुड़े हुए, चाहे पुराने जो भी कुछ भवन बने हुए हैं, तो प्रत्येक वर्ष जो वहां से टैक्स लिया जा रहा है, तो ये भू राजस्व सबसे प्रमुख। और उसके बाद भवनों पर लगने वाले कर हैं, भवन कर। यह तो गई सामान्य सी बात। लेकिन एक दूसरे प्रकार का प्रश्न बनता है कि चोल अभिलेखों में दो प्रकार के तथ्य हैं, ध्यान में रखिएगा। चोल अभिलेखों में सर्वाधिक किन करों या राजस्व का उल्लेख हुआ है? राजस्व का उल्लेख हुआ है। ये दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहां भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, आमतौर पे हम लोग बेगार शब्द का नाम सुनते हैं। बेगार, ये बेगार क्या है? बेगार मतलब वही विष्टि नहीं। आमतौर पे मजदूरों के माध्यम से कुछ खेती कराई जा रही है, और
बदले में उनको कुछ उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, राशि नहीं दी जा रही है। वो राशि क्यों नहीं दी जा रही है, समझने की बात यह भी है क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, जो कि कृषक मजदूर की स्थिति में है, आमतौर पे ये लोग कौन है, दास के रूप में रहने वाले सेवक हैं और उनको बदले में, उनके कार्य के बदले में वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो यह भी उनके दासत्व को सुरक्षित रखने के लिए, उनके प्राण को सुरक्षित रखने के लिए राज्य उनसे श्रम ले रहा है, लेकिन उनको कुछ बदले में भेंट नहीं कर रहा है, वेतन नहीं दे रहा है। यह भी एक प्रकार का कर का स्वरूप ही है, अर्थात आपके प्राण की सुरक्षा हम कर रहे हैं, बदले में आपसे श्रम कर के रूप में ले रहे हैं। सृष्टि का अर्थ यह है, बात स्पष्ट है। तो चोल अभिलेखों में सर्वाधिक किन करों या राजस्व का उल्लेख मिलता है, तो सबसे ज्यादा जो उल्लेख हुआ है वह वेट्टी शब्द का उल्लेख हुआ है। किसका? वेट्टी। वेस्टी आम लोग, विष्टि आमतौर पे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तमिल भाषा का शब्द है वेट्टी, विष्टि आमतौर पे हम लोग जानते हैं और हिंदी में बेगार जानते हैं, ठीक है। इसका उल्लेख देखने को मिलता है और इसके बाद भू राजस्व शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। भू राजस्व का भी तमिल वर्जन जो है, अभी उस पर बात करते हैं। फिर से देखेंगे, सामान्य तौर पे किसी भी राजतंत्र में आय का सबसे प्रमुख साधन जो होता है वह भू राजस्व। चोल काल में राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? आमतौर पे किसी भी स्वरूप में हमें जानकारी जो मिल रही है कि राज्य का पैसा कहां से सबसे ज्यादा आ रहा है, तो भू राजस्व से आ रहा है, उसके बाद भवन कर से प्राप्त हो, ये नॉर्मल स्थिति है। लेकिन विशेष रूप से अगर लेखों की बात किया जाए तो लेखों में किन प्रकार की शब्दावली का उल्लेख हुआ है, तो सबसे ज्यादा वेट्टी शब्द का प्रयोग हुआ है चोल अभिलेखों में, ध्यान में रखना है। और उसके बाद भू राजस्व शब्दावलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। बात यहां पे स्पष्ट होगी। दूसरी बात कि जब हम लोग चोल लेखों की बात करते हैं तो चोल लेखों में कुछ विशेष शब्दावलियां देखने को मिलती, जैसे करों से संबंधित, करों से संबंधित, करों से संबंधित लगभग 400 से अधिक, 400 से अधिक शब्दावलियां देखने को मिलती हैं। शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। जो भी चोल अभिलेख हमें मिल रहे हैं, जहां से हमें कुछ राजस्व या कर की जानकारी मिल रही है, ऐसे सारे अभिलेखों को अगर हम लोग टटोल लें तो अलग अलग कुल 400 से अधिक शब्दावलियों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। किसके लिए? करों से संबंधित वो सारी शब्दावलियां, ठीक है। दूसरी बात, जब करों से संबंधित 400 से अधिक शब्दावलियों का प्रयोग हो रहा है, कहां पर? लेखों में, अभिलेखों में, लेखों में। तो एक प्रश्न और निकल करके आएगा, प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, कभी भी पूछा जाएगा, यह कि सबसे ज्यादा किस चोल राजा के समय काल में करों का प्रचलन था? सबसे ज्यादा किस चोल राजा के समय करों का प्रचलन देखने को मिलता है, अर्थात किस राजा के अभिलेख में सर्वाधिक कर संबंधी शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है? दो बातें हैं, ध्यान में रखिए। सबसे ज्यादा किस राजा के समय काल के अभिलेखों में करों से संबंधित शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है? अब जिस राजा के समय काल के अभिलेख में करों से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियों का प्रयोग हुआ होगा, निश्चित रूप से हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसके समय काल में सर्वाधिक करों का प्रचलन था। तो एक तथ्य यहां पे निकल करके आता है कि भाई सर्वाधिक
करों से संबंधित शब्दों का प्रयोग किस राजा के समय काल के लेखों में हो रहा है? किस राजा के समय काल के लेखों में हो रहा है? लेखों में आपको बताया कि शुरुआत से लेकर के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय तक जितने भी अभिलेख हैं, सारे अभिलेखों को ध्यान में रखा जाए तो 400 से अधिक शब्दावलियों का प्रयोग देखने को मिल रहा है जो कर को सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर प्रश्न एक कि सर्वाधिक किस राजा के समय काल के लेख में करों से संबंधित शब्द देखने को मिलते हैं? अर्थात सर्वाधिक करों से संबंधित शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक संख्या में करों से संबंधित शब्दों का प्रयोग जिस राजा के समय काल में हो रहा होगा उसके समय सर्वाधिक करों का प्रचलन था, सर्वाधिक कर लगाए गए होंगे आम जनता पे। इसका उत्तर होता है, याद करिएगा, राजेंद्र द्वितीय के समय काल में। याद रहेगा, अर्थात किस चोल राजा के, ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान में रखिए। ये बहुत दुर्लभ चीजें हैं जो कि आपको उपलब्ध करा रहा हूं। सर्वाधिक किस चोल राजा के समय काल में कर लगाए गए थे या किस राजा के अभिलेखों में सर्वाधिक करों से संबंधित शब्दावलियों का प्रयोग देखने को मिलता है? उत्तर है राजेंद्र द्वितीय। जब सर्वाधिक संख्या में हो गया तो एक प्रश्न फिर अपने आप से निकल करके आ जाएगा, किस राजा के समय सबसे कम कर संबंधी शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है? कर संबंधी शब्दावली का प्रयोग हुआ है, शब्दावली का प्रयोग हुआ है, अर्थात सबसे कम। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे कम करों का प्रचलन किस राजा के समय काल में हुआ था? एक शब्द हमने देखा हुआ है, शुंगवतीर्थ, अर्थात करों को हटाने वाला। जब कुलोत्तुंग प्रथम का अध्ययन हम लोग कर रहे थे तो वहां पे आपको बताया था शुंगवतीर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? कुलोत्तुंग प्रथम के लिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा, कुलोत्तुंग प्रथम। बात स्पष्ट हो रही, आसानी से बताएंगे। हां, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए। चले, अब करों के संख्या की बात हो रही थी, यहां पे कुछ और बातें। कर के लिए, कर अर्थात टैक्स के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो आपको याद रखना है, ईरय शब्द का प्रयोग हुआ है, ईरय। वरी शब्द का प्रयोग हुआ है, वरी। प्रश्न पूछा हुआ है, पहले ध्यान में रखना है। दंडम शब्द का प्रयोग हुआ है, दंडम। और मन रू पाडू शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सारे शब्द किसके लिए? कर के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इरय का मतलब कर, वरी का मतलब कर, दंडम का मतलब कर, मनरू पाडू का मतलब कर। ये सारे शब्दावली करों को डिनोट करते हैं।
बात को आगे बढ़ाते हैं। चोल काल में ये जो राजस्व विभाग है, राजस्व को क्या कहते हैं, राजस्व विभाग को क्या कहते हैं? सीधे सीधे प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। राजस्व विभाग का जो प्रमुख है उसको क्या कहते हैं? राजस्व विभाग का प्रमुख जो है उसको क्या कहते हैं? और इसके अलावा राजस्व विभाग में जो कुछ बही खाता लिखा जाता था तो उस बही खाता को क्या कहा जाता है? तो राजस्व विभाग के रजिस्टर को क्या कहा जाता था? प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान से देखें। ये जो राजस्व है तो राजस्व के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? आयम शब्द का प्रयोग हुआ है, आयम। दूसरा, राजस्व विभाग के लिए किस शब्द का? वरेपोत शब्द का प्रयोग हुआ है। जबकि राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसके लिए वरेपोत गक शब्द का प्रयोग हुआ है, याद करना पड़ेगा। वरितपोत गक। और राजस्व विभाग का जो रजिस्टर होता था उसके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वरितपोत गक कणकु शब्द का प्रयोग हुआ है। वरितपोत गक कणक या कणक्कु शब्दावली का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर के आसानी से याद होगा, लेकिन मिलता जुलता है, आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। राजस्व के लिए आयम शब्द का प्रयोग हो रहा है, राजस्व विभाग के लिए वरितपोत शब्द का प्रयोग हो रहा है। राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था वरितपोत गक शब्द का प्रयोग हुआ है, और राजस्व विभाग के रजिस्टर को तमिल भाषा में वरितपोत गक कणकक या कणक कहा गया है। बात आसानी से स्पष्ट है। चले, अब प्रश्न यह बनता है कि चोल राजाओं को जो भी राजस्व या टैक्स प्राप्त हो रहा है, उन टैक्सों को ये लोग निवेश कहां कर रहे हैं, खर्च कहां कर रहे हैं? समझिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है, देखते हैं। राजा या राज्य पैसों को खर्च कहां करते थे? पैसों को खर्च या व्यय कहां करते थे? तो याद रखना है कि इनके कुछ अपने विशेष कार्य होते थे जिन पे ये लोग पैसा खर्च करते थे। जैसे ये लोग भव्य मंदिर निर्माण में पैसा खर्च करते थे। भव्य मंदिर निर्माण में, मंदिर निर्माण में बड़े बड़े मंदिर बनाया करते थे। आमतौर पे ये जो चोल राजा होते थे ये शैव धर्म के समर्थक होते थे, तो यह जो भी मंदिर बनेंगे वह कैसे मंदिर होंगे? शैव मंदिर होंगे। एक बात। दूसरी बात कि जब भी कोई चोल राजा कोई युद्ध जीत करके आता था तो उस विजय की स्मृति में कोई न कोई ये लोग शिव का मंदिर बनवाते थे। अर्थात चोल राजा कोई भी हो, सारे के सारे युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध लड़ना, जीतना और मंदिर खुशी में बनवाना, और चूंकि शैव धर्म के समर्थक हैं तो शिव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। दूसरी बात, बंदरगाहों का निर्माण करना, बंदरगाहों का विकास करना, जो इनके राज्य क्षेत्र में बंदरगाह है वो पहले से ही चले आ रहे हैं, उनमें कुछ डेवलपमेंट करना, या नए क्षेत्रों को जीता जा रहा है
तो व्यापार कार्य की सुगमता बनाए रखने के लिए, राज्य की आय और बढ़ाने के लिए नए नए बंदरगाह क्षेत्रों का डेवलपमेंट होना। इसके अलावा भारी मात्रा में नौसेना का विकास करना, सेना का विकास करना, ये कुछ इनके प्रमुख वह मद थे जहां पर ये लोग अपने पैसे खर्च किया करते थे। क्लियर होगी बात। अब जब हम लोग खर्च की बात कर लिए तो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 400 शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। चोल अभिलेखों में लगभग 400 शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब कि जो चोल राज्य है वह करों पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। आम जनता करों के बोझ से परेशान होगी। तो एक तथ्य निकल करके आता है, करों के विरुद्ध, करों के विरुद्ध विद्रोह भी देखने को मिलते हैं। विद्रोह प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। शुंगम वतीर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है कुलोत्तुंग प्रथम के समय काल में, अर्थात करों को समाप्त करने वाला। अब करों को क्यों समाप्त किया जा रहा है, उसका कारण तो यही होगा ना कि आम जनता बहुत सारे अन्यायपूर्ण जो कर हैं उनको लेकर के परेशान है, तो कुछ राहत मिल जाए। ठीक है, तो करों के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है। प्रश्न बनता है किन किन राजा के समय काल में करों के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है। तो याद रखना है, एक नाम है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के समय काल में विद्रोह देखने को मिल रहा है। करों को इसने समाप्त किया, इस वजह से इसके लिए शुंग वतीर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। करों को समाप्त करने वाला। शुंग वतीर्थ का मतलब अन्यायपूर्ण करों को समाप्त करने वाला, करों को समाप्त करने वाला। दूसरा एक राजा है जिसका नाम है राज तृतीय। ये दो राजा हैं जिनके समय काल में अन्यायपूर्ण करों के विरुद्ध आम जनता के विद्रोह देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई करों के विरुद्ध विद्रोह। विद्रोह के अलावा कुछ राजा ऐसे हैं, कुछ राजा ऐसे हैं जिन्होंने कर मुक्ति का भी कार्य किया हुआ था। कुछ राजा, ये प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, कभी भी बनेगा। कुछ राजा जिनके लेखों में कर मुक्ति या परिहार, कर मुक्ति को क्या कहा जाता है, परिहार कहा जाता है। कर मुक्ति संबंधी जानकारी मिल रही है, संबंधी जानकारी प्राप्त हो रही। वह कौन से राजा हैं, तो याद रखिए दो राजा हैं जिनके समय काल के कुछ लेखों में कर मुक्ति संबंधी जानकारी मिल रही है। कौन कौन से राजा हैं? एक परांतक द्वितीय अर्थात सुंदर चोल, याद होगा, राज प्रथम के पिताजी। परांतक द्वितीय के समय काल का एक ताम्रपत्र लेख है जिसको कहा गया है अनबिल। अनबिल ताम्रपत्र लेख, अनबिल। अनबिल ताम्रपत्र लेख। और एक दूसरा है लगभग 1024 ईस्वी का राजेंद्र चोल के शासन काल का, राजेंद्र प्रथम के काल का मिराज ताम्रपत्र लेख। मिराज ताम्रपत्र लेख किसके शासन काल का? तो राजेंद्र प्रथम के शासन काल का। अनबिल किसके शासन काल का? परांतक द्वितीय या सुंदर चोल के शासन काल का, जहां से कर मुक्ति या परिहार संबंधी जानकारी मिलती है। लिखा हुआ है कि ऐसे कुछ गांव जिन्हें दान में दिया गया था, राजा के द्वारा अनुदित गांव में कर मुक्ति संबंधी जानकारी इन ताम्रपत्र लेखों से प्राप्त हो। बात स्पष्ट है।
आगे बढ़ जाएं। आमतौर पे लोग ठीक से इन सारी चीजों को पढ़ते नहीं हैं, कुछ खास खास तथ्यों तक अपने आप को सीमित रखते हैं और प्रश्न अगर परंपरागत रूप से नहीं पूछा गया, कुछ नए प्रकार के प्रश्न बन गए, तो एक विशद पैमाने पर जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। बात आगे बढ़ाएं। चले देखते हैं आगे। कुछ बातें और, जैसे जब हम लोग चोल काल की बात करते हैं, राजस्व या करों से संबंधित एक प्रश्न और बनता है AR टाइप के प्रश्न के लिए। क्या चोल राज्य जो था, चोल राज्य करों की वसूली में कठोरता अपनाता था? करों की वसूली में कठोर था? हाँ या ना? तो निश्चित रूप से हाँ। चोल राज्य था वो करों की वसूली में कठोरता अपनाता, अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से, अब कोई व्यापार कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, या किसी का अपना भवन है, प्रत्येक वर्ष फिक्स है कि इतना पैसा तुम्हें जमा करना है। 1 साल नहीं जमा किया, 2 साल नहीं जमा किया, 3 साल नहीं जमा किया, तो एक समय अवधि के बीतने के बाद निश्चित रूप से राज्य उस व्यक्ति के खिलाफ कोई न कोई दंड लगाएगा ही। जैसे आज भी अगर हमारे ऊपर टैक्स लगा हुआ है और हम टैक्स पे नहीं करते हैं, तो एक समय के बाद राजकीय कर्मचारियों की ओर से हमें कुछ संदेश भेजा जाता है कि आपने इस दौरान टैक्स पे नहीं किया है इस मद का, तो या तो आपके ऊपर और ज्यादा चार्जेस लगेंगे, या तो फिर अन्य कारावास संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार कहा जाता है। क्या चोल राज्य जो भी टैक्स लगाया हुआ था, क्या उनकी वसूली जो थी वह कठोरता से करता था? तो निश्चित रूप से हां, कठोरता से करता। कैसे? तो याद रखें कि इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो इस बात की जानकारी 13वीं सदी के एक लेख से प्राप्त होती है। 13वीं सदी के कहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तंजौर से प्राप्त हुआ है। 13वीं सदी के तंजौर से प्राप्त एक लेख से हुआ है इस बात की जानकारी। लेख से, इस लेख में एक घटना का वर्णन किया गया है, ध्यान से समझिएगा। इस लेख में एक घटना का वर्णन किया गया है 13वीं सदी के तंजौर से प्राप्त एक लेख से। इस लेख में क्या कहा गया है? इस लेख में यह कहा गया है, एक व्यक्ति, कहानी सुनिए, एक व्यक्ति जो कि अपने भवन संबंधी या भूमि संबंधी टैक्स पे नहीं किया था और 10 वर्ष बीत गए थे। 10 वर्ष तक वह पे नहीं कर पाया था अपने राजस्व को, राज्य को। अब कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, टैक्स पे नहीं कर रहा है, राजस्व नहीं दे रहा है अपने भूमि भवन का, कर्ज ज्यादा बढ़ गया है। अब वह व्यक्ति परेशान, कैसे करें कैसे करें। धीरे धीरे 10 वर्ष हो गए। उसने सोचा कि हम सब कुछ अपना छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं कहीं और, नहीं तो राज्य के कर्मचारी हमें पकड़ेंगे और कारावास की सजा होगी। तो वह व्यक्ति चोल राज्य को छोड़ करके पांड्य राज्य में शरण ले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आजकल आर्थिक भगोड़ा, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, नहीं नाम लेने की जरूरत नहीं है, नीरव, विजय आदि आदि, समझ गए होंगे।
ऐसे बहुत सारे आज आर्थिक भ्रष्टाचार करके अपने देश को छोड़ करके इंग्लैंड आदि आदि यूरोप या फिर वेस्ट इंडीज वाले द्वीप समूह के किसी क्षेत्र में प्रवास कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो कुछ वैसा ही इस लेख में लिखा हुआ है कि 10 वर्ष तक अपना राजस्व नहीं जमा किया हुआ कोई व्यक्ति चोल राज्य का, वह इस समस्या से कि हमें कारागार न हो, जेल न हो, वह चोल राज्य को छोड़ करके पड़ोसी पांड्य राज्य में भाग जाता है। और जब इस बात की जानकारी गांव सभा को होती है तो गांव सभा ने व्यक्ति की जमीन को क्या किया, व्यक्ति की जमीन को अधिग्रहित किया और इसकी नीलामी कर दी। और नीलामी करने के बाद भूमि को ही नीलाम कर दिया, बोली लगवा दिया गांव सभा ने। और जो पैसा आया वह राजकोष में चला गया। ये जो कहानी थी ये 13वीं सदी की बात थी। 10 वर्ष तक लगान या टैक्स नहीं देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है कि गांव सभा ने उसकी जमीन को कब्जा किया, अपने कब्जे में लिया और नीलाम करा दिया, पैसा आया और राजकोष में जमा। ये कब की बात है? तो ये 13वीं सदी के एक लेख से इस बात की जानकारी हो रही है। मतलब 13वीं सदी में यह घटना घटी। 10 वर्ष तक राज्य ने वेट किया था, सुधर जाओ, टैक्स पे करो। 10 वर्ष, 13वीं सदी में 10 वर्ष। क्या पूरे के पूरे चोल काल में 10 वर्ष तक राज्य इंतजार कर रहा था? 13वीं सदी का मतलब क्या है? अब चोल बिल्कुल अपने पतन के दौर में है। चोल अपने पतन के दौर में है। तब 10 वर्ष तक राज्य वेट कर रहा है। क्या विजयालय या राज प्रथम या राजेंद्र प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम के समय काल में भी राज्य 10 वर्ष तक वेट करता है? उत्तर है नहीं। याद रखना है कि राजेंद्र प्रथम के समय काल में, राजेंद्र प्रथम के काल में भूमि की नीलामी, अगर कोई व्यक्ति अपना टैक्स नहीं पे कर रहा है, राजस्व नहीं दे रहा है, कि भूमि की नीलामी कितने वर्ष पर? तो याद रखिएगा 3 वर्ष पर हो जाती थी। ये सब बहुत ही दुर्लभ आंकड़े हैं जो कि आपको प्राप्त हो रहे हैं अमृत के रूप में। ये ऐसी चीजें हैं, लोगों को, आप में से भी अधिकांश लोगों को इन सारे बातों की जानकारी नहीं होगी। और प्रश्न यहां से अगर पूछ लिया गया तो आप लाभ की स्थिति में होंगे। बस ध्यान में रखना है कि एक व्यापक पैमाने पर चीजों की जानकारी निश्चित रूप से हो। नहीं तो जब चोल राजस्व की बात करते हैं तो टीचर्स या स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ शब्दावलियां हैं। इसका मतलब क्या होता था, मगनमय का मतलब क्या है, कडिम्मय का मतलब क्या है, कड़ईरे का मतलब क्या है, मरमजाडी का मतलब क्या है, आजीव काशु का मतलब क्या है, आदि आदि कुछ शब्दावली रट लेते हैं। या भूमि संबंधी मडप्पुर क्या होता है, प्रभुमान्यम क्या होता है, नहीं, ब्रह्मदेय अग्रहार क्या होता है, शाली भोगम क्या होता है, पल्ली चंदम क्या होता है, यही बस रट्टा मार लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, तो हमारी जानकारी भी समय के अनुकूल होनी बहुत आवश्यक है। 5 वर्ष पहले क्या चल रहा था, 3 वर्ष पहले क्या चल रहा था, दुनिया कितना तेजी से आगे बढ़ रही है, इस बात को तो हम लोग समझ ही। आजकल के बच्चे
2 4 5 साल पहले तक के जो बच्चे होते थे उनकी तुलना में कितना बचपन से ही स्मार्ट दिखाई देते। चीजें बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही हैं, समय के साथ चलना बहुत आवश्यक है। तो राजेंद्र प्रथम के काल में अगर कोई व्यक्ति अपना राजस्व या अपना टैक्स पे नहीं कर रहा है राज्य को, तो 3 वर्ष मैक्सिमम इंतजार किया जाएगा। उसके बाद उसकी जमीन बेच करके जो भी प्रतिपूर्ति है वह राज्य के राजकोष में आ जाएगी। कुलोत्तुंग प्रथम के समय काल की स्थिति क्या है? कुलोत्तुंग प्रथम को आमतौर पे कहा जाता है, कुलोत्तुंग प्रथम को कहा जाता है शुंग वतीर्थ, अर्थात करों को हटाने वाला। शुंग वतीर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। कुलोत्तुंग यह सोच रहा है कि एक तो हम टैक्स कम भी कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं, समाप्त भी कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर नहीं देंगे तब तो हमें कठोर होना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, इसकी अवधि को क्या कर दिया था, 2 वर्ष कर दिया। याद रहेगी बात आसानी से समझ में आ जा रही है? चले 400 से अधिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब वो हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख कर या राजस्व संबंधी शब्दावली। और नोट करिएगा, कुडिम्मय क्या होता है? कुडिम्मय, कुडिम्मय या इसी को कडमई, कडमई कहा गया है। ये क्या होता है? तो भाई भू राजस्व के लिए कडमई शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुडिम्मे या कडमई शब्द का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न यह बनता है कि चोल काल में जो भू राजस्व, भूमि के बदले, भूमि पर खेती के बदले जो राजस्व लिया जा रहा है, भू राजस्व, यह भू राजस्व कितना लिया जाता था और यह नगद रूप में होता था या अनाज के रूप में होता था? इसको लेकर के समस्या है थोड़ी। कुछ जगहों पर लिखा हुआ है, अलग अलग किताबों में थोड़ी सी जानकारी में अंतर है। नगद या जिन्स मतलब वस्तु या अनाज के रूप में। दूसरी बात, यह भू राजस्व जो वसूला जा रहा है वह भू राजस्व की दर क्या है? कुछ जगहों पे लिखा हुआ है 1/3, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है 40 से 50%। ठीक है, 40 से 50% लिखा हुआ है। तो हमें जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तैयार करना है वो इस रूप में आपको तैयार करना है, नगद या अनाज के रूप में, और 40 से 50% अलग अलग राजाओं के समय काल में यह अंतर देखने को मिलता है। तो 40 से 50% यह हम लोग टैक्स रेट या भू राजस्व की दर क्या थी वो देख लेते हैं। और भू राजस्व के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कुडिम्मय या कदमई शब्द का प्रयोग हुआ। क्लियर है बात? इसके अलावा कुछ और देखते हैं जरा। कडमई शब्द का प्रयोग हुआ है, कडमय, कडमय शब्द का प्रयोग हुआ है। कडमय का मतलब क्या है? तो सुपारी के बदले, सुपारी के बदले जो टैक्स लिया जा रहा है, सुपारी कर, अर्थात सुपारी की कृषि के बदले जो टैक्स लिया जा रहा है उसे सुपारी कर अर्थात कडमय कहा गया है। अब ध्यान में रखना है, जब हम लोग सुपारी की बात कर रहे हैं तो एक तथ्य आपको विशेष रूप से याद रखना है कि सुपारी का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? तो याद रखिए, प्राचीनतम साक्ष्य जो है संगमकालीन एक स्थल है, आपको याद होगा, प्राचीनतम साक्ष्य वाटगल, याद होगा शायद, वाटगल से प्राप्त हो रहा।
भारत में सुपारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? तो वाटगल से प्राप्त हो रहा है। कड़मय के अलावा कड़य इरे शब्द का प्रयोग हो रहा है। कड़य इरे, कड़य इरे, ये किस प्रकार का कर है? तो दुकान कोई खोल रहा है तो दुकानों से जो राज्य टैक्स वसूल कर रहा है, दुकानों पर कर, उसे कड़य इरे कहा जाता था। कड़य इरे के बाद मनय इरे, मनय इरे, ये सब याद करना पड़ेगा। मनय इरे, कोई भवन बना रहा है और किसी भवन में रह रहा है तो समय समय पे, निश्चित समय पे उसके बदले जो कर दिया जा रहा है, आवास कर या भवन कर। ठीक है, तो ये सारे टैक्स हैं जो कि आपको याद करना है। आगे बात को ले चलते हैं। अगला जो है, नोट करिए, इकोरू, 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 इकोरू क्या होता है? मान लें किसी क्षेत्र से, किसी गांव से सेना गुजर रही है, तो उस सेना अगर रुक रही है कहीं, तो उसको सुबह या दोपहर कह लें या रात में गांव सभा की ओर से ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अर्थात राजकीय कर्मचारियों को, राजकीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला खाद्यान्न या अनाज, इसे क्या कहा जाता था? इकोरू शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर मरमज्जाडी शब्द का प्रयोग हुआ है। मरमज्जाडी, मरमज्जाडी का मतलब क्या है? कोई अगर अपने खेत में या अन्य कहीं स्थान पर कोई वृक्ष लगा रहा है, तो वृक्ष के लगाने के बदले भी कर वसूल किया जा रहा है, जिसे मरमज्जाडी, मरमज्जाडी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मरमज्जाडी के अलावा आप एक शब्द सुने होंगे, पूछा भी है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी कभी ना कभी, ये सब परीक्षाओं में पहले से ही पूछे हुए हैं। पेवरी, तेल घी संबंधी जो कार्य कर रहे हैं, आमतौर पे एक व्यावसायिक वर्ग है ना तेली, तो तेलियों से जो कर वसूल किया जा रहा है उसे पेवरी कहा जाता था। फिर पडिकावल एक शब्द, यह भी पूछा हुआ है, पडिकावल, पडिकावल, ये जो पडिकावल है, आमतौर पे हम लोग एक चौकीदारी कर का नाम सुने होंगे, चौकीदारी कर, या गांव की सुरक्षा के बदले, गांव की सुरक्षा के बदले जो कर लिया जा रहा है उसे पडिकावल कहा जा रहा है। फिर आपने एक नाम सुना होगा, मगनमय, मगनमय, जो शिल्पी है, लोहे का काम कर रहे हैं, चांदी का काम कर रहे हैं, वस्त्र संबंधी काम कर रहे हैं, अर्थात शिल्प कार्य कर रहे हैं। शिल्पियों से जो कर वसूल किया जाता था, शिल्पियों से वसूल जो कर होता था उसे क्या कहा जाता था? मगनमय कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़े। चलें, एक लिखेगा तटमेली, तटमेली या
तट्टोपाट्टम, त ये आधा ट है, ये पूरा ट है, तट्टोपाट्टम, जो स्पेशली विशेष रूप से सोना संबंधी कार्य करता था, अर्थात सुनार या स्वर्णकार। स्वर्णकार से जो उसके कार्य के बदले कर वसूल किया जाता था, उसे तट्टोपाट्टम या तटमेली कहा जाता था। आगे बात को ले चलते। एक लिखेगा वली आयम, वली आयम, वली आयम, ये क्या होता था? तो जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं कारवार से, तो आपने देखा होगा जगह जगह टोल टैक्स वसूल किया, ठीक है? तो ये क्या है? यह भी टोल ही है, टोल टैक्स ही है, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे पथकर, पथकर, ठीक है? पथकर के अलावा एक नोट करिए, सतैरे, 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 सतैरे क्या है? सतैरे कोई भी व्यक्ति जो कि व्यापार कर रहा है, वो व्यापारियों से एक विशेष प्रकार का कर वसूल किया जा रहा है, सतैरे, अर्थात व्यापार कर को सतैरे कहा गया है, ठीक है? चले, एक लिखेगा तरी इरे, तरी इरे, या इसे ही कहा जाता है तरी कड़मई, तरी कड़मई। ये क्या है? ये जो कपड़ा बुनाई का कार्य होता है, वो करघा कह लें या हथकरघा कह लें, तो हथकरघा के माध्यम से जो वस्त्र की बुनाई का कार्य कर रहा है, तो उसके लिए तरी इरे शब्द का प्रयोग हुआ है। चले, एक लिखिए तरी पुडवई, तरी पुडवई, तरी पुडवई, तरी पुडवई क्या है? कपड़ा बन के तैयार हो गया, तो कपड़ों पर जो कर लगता था, निर्मित कपड़ों पर, उसे तरी पुडवई कहा जाता था। एक, जब कपड़ों की बात आ रही है तो सूती नहीं, इसको, जो सूती धागा है, हो गया सूती धागा, सूती धागा, सूती धागा के लिए एक शब्द पुंज पीली, पुंज पीली शब्द का प्रयोग हुआ है, पुंज पीली, या नूलयम, नूलयम के लिए। तो सूती धागा जिसे कपड़ा बन रहा है, सूती धागा खरीदने पर कर लग रहा है, क्या कहते हैं? नूलयम या पुंज पीली कहा गया है। के अलावा रेशमी धागा, रेशमी धागा पुडवई, पुटडई, 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 नूलयम, नूलयम, ये क्या है? रेशमी धागे पर जो टैक्स वसूल किया जा रहा है, धागा पर कर, पुटडई, नूलयम।
हुआ। एक और नोट करें, कपास पर, कपास का जो उत्पादन कर रहा है ना, कपास, कपास पर कर लग रहा है, और कपास पर जो कर लग रहा है उसके लिए परुट्टी शब्द का प्रयोग हुआ है। परुट्टी कडमई शब्द का प्रयोग हुआ है, परुट्टी कडमई। हो गया। कपास हो गया, सूत हो गया, धागा हो गया, कपड़ा बन गया। अब कपड़ा बन गया तो अलग अलग रंग से रंगाई भी तो हो रही है, ठीक है। तो कपड़े पर रंगाई, रंगाई या यूं कह लें रंगरेजकारी, रंगरेजकारी, इस कार्य पर भी कर वसूल किया जा रहा है। और रंगरेजकारी के संदर्भ में जो शब्द है वो है काई बनना, काई बनना, काई बनना, या बन्निगय शब्द का प्रयोग हुआ है, बन्निगय शब्द का प्रयोग हो रहा है रंगरेजकारी संबंधी जो कार्य हो रहा है। यहां पे एक तथ्य और निकल करके आ रहा है। एक तथ्य निश्चित रूप से आपको नोट करना चाहिए। ये सब हम लोग देख रहे हैं कि ये रंगरेजकारी, कपास, रेशमी धागा, सूती धागा, कपड़ा, हथकरघा, ये सब क्या है? तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि बुनकर विभाग से संबंधित है। ये यहां से लेकर के यहां तक हमने क्या देखा, ये सब कपड़ा बुनाई से जुड़े हुए कार्य हैं। नहीं, कपड़ा बुनाई, कपड़ा निर्माण से, या यूं कह लें बुनकरों से संबंधित कार्य हैं, बुनकरों से जुड़े कार्य हैं। और बुनकरों को कितने प्रकार के टैक्स देने पड़ रहे हैं राज्य को, एक प्रश्न निकल करके आता है। क्या कि वह कौन सा एक चोल राजा था जिसने करों में छूट दिया? तो कुलोत्तुंग प्रथम आप जानते ही हैं। तो प्रश्न एक और निकल करके आता है कि बुनकरों को विशेष रूप से टैक्स में छूट दी गई थी या कुछ टैक्सों को समाप्त कर दिया गया था ताकि बुनकरों के जो व्यवसाय हैं और ज्यादा प्रोत्साहित हों। तो इनके प्रोत्साहन के लिए, इनके प्रोत्साहन के लिए हेतु किसने, कुलोत्तुंग प्रथम ने, यह विशेष रूप से बनेगा कि बुनकरों को प्रोत्साहन के लिए, बुनकरों को प्रोत्साहन के लिए कौन से चोल राजा ने, या निम्नलिखित में से, अब चार विकल्प रहेगा राजाओं के नाम, निम्नलिखित में से किसने बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ करों में कटौती कर दी या कुछ कर समाप्त कर दिए थे? कुलोत्तुंग प्रथम ने करों में कटौती की या कुछ कर समाप्त कर दिए, कर समाप्त कर दिए गए। बात स्पष्ट है? हो गया। चले, एक दो और शब्दावली हैं उसको भी नोट कर लें। एक लिखें की डाक
कीड़ा कासू, कीड़ा कासू, कीड़ा कासू, ये हो चाहे ये हो, एक ही चीज है। ये जो नर पशु होते थे, नर पशु कोई पालता था तो उसको भी टैक्स देना होता। क्या कहा जाता था? कीड़ा कासू कहा जाता था नर पशुधन पर जो टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती थी। फिर एक और शब्दावली है आजीवकासु, ये सु चाहे ऊपर वाला, आजीवकों से, आजीवकों से, आजीवक एक धार्मिक सामाजिक संप्रदाय था, आजीवकों से जो कर वसूल किया जाता था उसे आजीवकासु कहा। हो गया? अभी इतना याद कर ले, अभी इतना याद कर ले, नोट कर ही लिए होंगे। मैं इनके हैंड रिटेन पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, देख लीजिएगा और याद कर ले। अगली क्लास में निश्चित रूप से मैं पूछूंगा और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। इस लाइन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप में से कुछ लोग मेरी बात को मान लेंगे, याद कर भी लेंगे समय निकाल करके आज, और कुछ लोग दूसरे कामों में भी लग जाएंगे। वो सोचेंगे कि शाम को याद कर लेंगे, रात में याद कर लेंगे, तो वो लोग छूटते जाते हैं। वर्षों से यह परिपाटी देखते चला आया हूं। जो भी लोग वास्तव में गंभीर हों, जिनको एक बार में परीक्षा पास करनी है ना, निश्चित रूप से अभी यह हुआ और तुरंत आधे घंटे का समय निकालें और तुरंत इसको याद करें। बात के लिए छोड़ेंगे ना तो वह बात आएगा नहीं और रोज एक 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 क्लास ऐसे ही निकलती जाएगी, बहुत मुश्किल। इस बात को ध्यान में रखें कि पढ़ना है पेपर देने के लिए, पास होने के लिए, न कि पढ़ना है पेपर देने के लिए और बार बार असफल होने के लिए। तो एक रास्ता बिल्कुल तय कर लेना है, या तो पढ़ेंगे और परीक्षा पास होंगे, और अगर थोड़ा सा भी यह समझ में आए कि हमसे नहीं हो पाएगा तो एक बार में पढ़ना छोड़ें और किसी दूसरे काम में लग जाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर।